Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to start with the Dr. Faustus, a legendary play and a famous play of Renaissance era by Christopher Marlowe. Before I start Dr. Faustus, and it's especially we are going to study and we are going to discuss its summary today. मैं थोड़ा सा आपको इसके जो क्रिस्टोफर मार्लो के राइटिंग है उसके बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में क्यूरियस हैं कि सिर्फ समरी जो है वो हमें सिर्फ कैरेक्टर्स और उसके जो प्लॉट के बारे में बताती है। अगर थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मिल जाए तो उनको ज़रा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी। क्रिस्टोफर मार्लो की जो बायोग्राफी है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसकी एक वीडियो आप ऑलरेडी इस पे देख चुके होंगे, और उसके जो जिन टॉपिक्स को उन्होंने ज़्यादातर डिस्कस किया, जो मेजर वर्क्स थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। So today we are going to start with some of the important traits of Marlovian hero. So अगर हमें ये पता चल जाए कि क्रिस्टोफर मार्लो के जो तीन बड़े प्लेज हैं जो कि रेनेसां इरा के और शेक्सपियरियन एज से पहले के ट्रेंड सेटर्स आप कह लें प्लेज थे, तो उनमें कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं उनके हीरोज़ में, उनके कैरेक्टर्स में, उनके प्रोटैगनिस्ट्स में, जो हमें पहले अंडरस्टैंड करने हैं, जो हमें पहले पता होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट। सो अगर हम इम्पोर्टेंट ट्रेड्स में जाएँ तो हमें पता ये चलता है कि ये जितने भी ट्रेड्स हैं दे आर ऑल इन फैक्ट द मेजर क्वालिटीज़ एंड मेजर ट्रेड्स ऑफ रेनेसां ईरा। जो रेनेसांस एज है ये उसके ट्रेड्स हैं। मसलन सबसे पहला जो ट्रेट पाया जाता है मार्लोवियन हीरोज में या प्रोटैगनिस्ट में, दैट इज एम्बिशन, हाई लॉफ्टी एम्बिशन। हाईली दे दीज कैरेक्टर्स आर हाईली एम्बिशियस कैरेक्टर्स, और ये अपने एम्बिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देयर इज एन इनर कॉन्फ्लिक्ट। इनर कॉन्फ्लिक्ट इनके यहाँ होगी जो कि एक बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इनर कॉन्फ्लिक्ट कीप्स देम बिजी, कीप्स देम हाईली मोटिवेटेड, और ये अपना एम्बिशन उसी इनर कॉन्फ्लिक्ट से निकल के पूरा करते हैं। Then, of course, we have Renaissance spirit, the lust for power, the lust for wealth, the lust for beauty, inquisitive nature, high lofty ambitions, और एक spirit of overreachers इनमें पाई जाती है। Then they live in the moment, they try to enjoy the moment। ये अपनी बहुत ज़्यादा पास्ट एंड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं गुजरती, बल्कि ये अपने प्रेजेंट को किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक, बाय यूजिंग फाउल मीन्स और फेयर मीन्स, ये अपने प्रेजेंट को बहुत डेकोरेट करना चाहते हैं। दे आर हाईली सेल्फ कॉन्फिडेंट। ज़ाहिर बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे तभी इनका एम्बिशन जो है वो पूरा होगा। तो दे आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस इनमें बला का होगा। Then lastly, of course, they are following the Machiavellian morality. Morality that is necessary, that is the prerequisite to get high status and a great place in society. So Machiavellian morality, कि आप you have to reach up to the height, whether you have to use fair means or foul means, by hook or by crook. आपको अपना इमेज ठीक रखना चाहिए, आपको अपना इमेज अच्छा रखना चाहिए if you want to लिव एंड स्टे एट अ हाई प्लेस, और उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े मोरालिटी को, जो क्रिश्चियन मोरालिटी है, जो ऑर्थोडॉक्स मोरालिटी है, चाहे आप उसको फॉलो करें या ना करें, बट आपको अपनी ग्रेट प्लेस को, अपनी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जिस भी हद तक जाना चाहे पड़े तो आपको जाना चाहिए। अब हम आते हैं इसकी कैरेक्टर लिस्ट की तरफ। जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनमें डॉक्टर फॉस्टर्स है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। देन वी हैव Mephistopheles, an important demon, German demon, Lucifer है, and next to Satan, गुड एंजल, इवल एंजल्स हैं। ये मेन कैरेक्टर्स जो हमें नज़र आएंगे। सेकेंडरी कैरेक्टर्स में वैगनर है, वॉर्डीज एंड कॉर्नीलियस जो उसके फ्रेंड्स हैं, वैगनर उसका सर्वेंट है, क्लाउन है, रेफ है, ये कुछ कॉमेडी करने वाले कैरेक्टर्स हैं। Then we have some supernatural beings, the seven deadly sins. Christians and Christianity में इसकी बड़ी importance है। Helen of Troy, the old man, the scholars, the Pope and his attendants, the Emperor Charles the Fifth, the horse courser, the Duke and Duchess of Vanholt। ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक एक दो दो सीन में हमें नजर आएंगे और इनका माइनर रोल होगा। सबसे पहले एज द ट्रेडिशन वाज, सबसे पहले यहाँ पर प्रोलॉग आएगी। फर्स्ट देयर इज कोरस,
The chorus introduces the play, describing Faustus as a scholar who rises above his humble origins but overreaches by delving into necromancy. The Faustus is such a character who knows everything on earth. He is the expert and he is the scholar of many subjects. He is a scholar of many arts. Many he is a master of all trades और बहुत कुछ जानता था, इल्म की इंतहा पे था। एक स्कॉलर आदमी था, लेकिन और ये बहुत एक हम्बल ओरिजिन से था। लेकिन इसके अंदर ये ख्वाहिश थी कि ये बहुत ज़्यादा ताकत गेन करना चाहता था, पावर गेन करना चाहता था। उसके लिए फिर उसने नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। तो ये कोरस हमारे सामने एक टोन को सेट करेगा। दिस प्रोलॉग सेट्स द ट्रेजिक टोन ऑफ द प्ले। ये ट्रेजिक टोन को सेट करेगा कि हमारा प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर फॉस्टस क्या करने जा रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है। सबसे पहले एक्ट वन एक पैक्ट होता है, एक मुआहदा है बिटवीन डॉक्टर फॉस्टस एंड द इवल फोर्सेस। फॉस्टस सीन वन है, इसमें फॉस्टस का एम्बिशन दिखाया गया। फॉस्टस कॉन्टम्पलेट्स हिज करियर ऑप्शंस एंड रिजेक्ट्स ट्रेडिशनल फील्ड्स ऑफ स्टडी लाइक मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी, डिसाइडिंग इंस्टेड ऑफ टू परसू मैजिक। जैसे बताया कि ये ऑलरेडी मेडिसिन, लॉ, थियोलॉजी सब कुछ पढ़ चुका है एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ हिज टाइम। अब वो चाहता है कि कुछ इससे बढ़ के, कुछ और इससे आगे, बियॉन्ड दिस स्कोप ऑफ नॉर्मल एंड वर्ल्डली ब्रांचेस ऑफ नॉलेज से वो थोड़ा और आगे चले। सो ही समन्स हिज फ्रेंड्स वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस हु टीच हिम द बेसिक्स ऑफ नेक्रोमेंसी। तो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसको नेक्रोमेंसी यानी ब्लैक मैजिक का कुछ बेसिक्स बताते हैं। सो लेटर ही कंजूर्स मेफिस्टोफेलिस बाय रिसाइटिंग अ स्पेल। तो ये फिर मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है एक मंत्र पढ़ के, एक स्पेल पढ़ के। तो ये कुछ ऐसी प्रेयर्स हैं जो करके, तो मेफिस्टोफेलिस आता है और उसकी मुलाकात होती है। ही मीट्स फास्टस, और लेकिन वो उसको वार्न करता है डॉक्टर फास्टस को कि देयर आर हॉरर्स ऑफ हेल, क्योंकि जो रास्ता डॉक्टर फास्टस लेने जा रहा है, द path he is going to follow is very dangerous and that leads to hell, because black magic is not an ordinary, is not an not a legitimate or legal, both in terms of religion and morality, या आप वर्ल्डली लॉ की बात करें तो ये किसी भी तरह से लेजिटिमेट नहीं है। लिहाजा वो उसके डेंजर से डराता है कि ये आगे रास्ता जो है ये हेल की तरफ जाता है। बट फॉस्टस रिमेन्स अंडररेटेड, अनडिटर्ड एंड एग्रीज टू सेल हिज सोल। लेकिन वो कहता है जी मैं इससे हर हाल में हासिल करूंगा। सो वो अपनी सोल जो है, अपनी रूह को गिरवी रखवाता है लूसीफर के इन एक्सचेंज फॉर 24 ईयर्स ऑफ अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज। वो एक पैक्ट करता है, एक मुआहदा करता है 24 साल का, फॉर 24 ईयर्स के वो अपनी रूह हवाले करेगा लूसीफर के, शैतान के हवाले करेगा, और उसके बदले में नेक्रोमेंसी या जादू सीखेगा ताकि वो दुनिया को चार्म कर सके। दिस वाज द एक्ट वन। अब एक्ट वन में हमें डॉक्टर फॉस्टर्स का बैकग्राउंड, उसकी एम्बिशन, उसकी ख्वाहिश, उसकी डिज़ायर, उसकी लस्ट फॉर पावर, उसका फिर बुलाना सबसे पहले मेफिस्टोफेलिस को और फिर लूसीफर को। तो फिर इस तरह से अब उसका मुआहदा हो गया पहले एक्ट में। अब एक्ट टू में आ गए हम, द बार्गेन विद लूसीफर। Scene 1. Faustus debates within himself about repenting but ultimately reaffirms his pact with Lucifer. अच्छा, कुछ थोड़ा सा इंटरनल मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग चलेगी जिसमें डॉक्टर फॉस्टस ये अपने अंदर ही अंदर थोड़ा सा रिपेंटेंस होगी, रिग्रेट होगा कि वो गलत काम करने जा रहा है। तो उसको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन बार वो फिर भी बहुत सोच विचार के बाद लूसीफर के साथ अपने मुआहदों को पूरा करने का सोचता है। So Mephistopheles returns with a contract for Faustus to sign, and Faustus seals the agreement with his own blood, और अपने blood से उसके ऊपर मोहर लगाता है, उस मुआहदे के ऊपर। So during this scene, Faustus doubts surface briefly. थोड़े से doubts आते हैं for a brief moment, but Mephistopheles distracts him by providing answers to his questions about the cosmos. लेकिन Mephistopheles उसको डिट्रैक्ट करता है, उसकी तवज्जो बटाता है कि वो दोबारा ना कहीं राइट पाथ पे चला जाए। तो उसको उसको जवाब देता है, आंसर्स देता है कि ये एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी फील्ड है जो कि लेजिटिमेट है और इससे आप सिर्फ नॉलेज गेन करेंगे। तो बहरहाल वो ट्रैप में आ जाता है, बल्कि अपने आप को ट्रैप में फंसा लेता है लूसीफर एंड मेफिस्टोफेलिस के। अब यहाँ पर थोड़ी सी इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है
और इनर कॉन्फ्लिक्ट के बाद फिर एक थोड़ा-सा एक कॉमेडी का सीन भी है। ये बार्गेन वही लूसिफर के साथ ये वही सीन उसी एक्ट की आगे कंटिन्यूएशन है जिसमें देयर आर 2 क्लाउन्स वैगनर, उसका सर्वेंट रॉबिन एंगेज इन अ कॉमेडिक सबप्लॉट। ये कॉमेडी करते हैं। वैगनर डेमोंस्ट्रेट्स हिज मैजिकल एबिलिटीज़ बाय समनिंग डेविल्स टू फ्राइटन रॉबिन हू एस्पायर्स टू यूज़ मैजिक हिमसेल्फ। सो यहाँ हमें ये भी पता चला कि नॉट ओनली इन डॉक्टर फॉस्टर्स बट बल्कि उसके सर्वेंट्स उसके इर्द-गिर्द के लोग जो हैं वो भी उसके इस एम्बिशन से अफेक्ट हो रहे हैं और वो भी उसी राह पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी ही क्यों ना हो। तो ये एक्ट 2 जो है ये इसके कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट को ज़ाहिर करता है। वी मूव ऑन टू एक्ट 3 फॉस्टर्स की वर्ल्डली प्लेयर्स जैसे मैंने बहुत शुरू में बताया इन द बिगिनिंग दैट मार्लोवियन हीरोज़ लव टू लिव इन प्रेज़ेंट। दे ट्राई टू लिव इन द मोमेंट, दे ट्राई टू लिव एंड एन्जॉय द मोमेंट्स ऑफ लाइफ व्हाइल लिविंग इन प्रेज़ेंट। तो वर्ल्डली प्लेयर्स के जो उसकी ख्वाहिश है वो उसके पीछे जाएगा। सीन 1 में एक्ट 3 सीन 1 में फास्टस ट्रेवल्स टू रोम विद मेफिस्टोफेलिस। अब वो रोम का सफ़र करता है। They visit the Pope's court, where Faustus makes him invisible and plays pranks on the Pope and his attendants. अब यहाँ पर वो पोप के कोर्ट में जाता है। जो रिलीजियस फिगर है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अटेंडेंट्स हैं। उनको ये तंग करते हैं, प्रैंक्स करते हैं, टीज़ करते हैं। दिस सीन रिफ्लेक्ट्स Faustus' descent into frivolity, misuse of his powers. ये एक बिल्कुल ही इज़ ridiculing the religion, is ridiculing the religious figures, is ridiculing the sanctity of Pope's court. यानी वो अपनी पावर में इतना ज़्यादा इनग्रॉस है कि वो अब पोप के अटेंडेंस और उसके कोर्ट और वहाँ के पूरा जो एक रिलीजियस और सेक्रेड माहौल है उसको ये प्रैंक्स की मदद से और छोटी-छोटी शरारतें करके तो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। And when we move on to scene 2, Robin and his companion Rafe attempt to use a stolen conjuring book, but end up summoning Mephistopheles by mistake. अब यहाँ पर जो सेकंड रैंक हमारे पास माइनर कैरेक्टर्स है जो उसके जो क्लाउन्स हैं और कॉमेडिक कैरेक्टर्स हैं तो वो भी गलती से एक बुक जो है वो जादू की वो पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ से कोई फ़ायदा लें लेकिन वो गलती से मेफिस्टोफेलिस को वो बुला लेते हैं। एंड द डेविल पनिशेस देम फॉर देयर फूलिशनेस एडिंग ह्यूमर टू द नैरेटिव। वो उनको सज़ा देता है कि उन्होंने इसको बुलाया क्यों। सो ये एक ह्यूमरस थोड़ी-सी एपिसोड भी इसमें ऐड हो जाती है। बट ओवरऑल वी आर लुकिंग एट एंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट एवरीवेयर द ब्लैक मैजिक इज़ वर्किंग। अगर हम एक्ट 4 में आएँ, तो फॉस्टर्स की फ़ेम अब बहुत दूर-दूर तक पहुँचती जा रही है क्योंकि वो अब बहुत अनबिलीवेबल काम करने लग गया है। सीन 1 में देखते हैं फॉस्टर्स नाउ रिनाउंड फॉर हिज मैजिकल feats, you visiting Emperor Charles V's court. चार्ल्स फिफ्थ के कोर्ट में वो पहुंचता है, अपनी जादुई करतब दिखाता है, मशहूर होता जा रहा है। ही impresses the emperor by conjuring an image of Alexander the Great. अलेक्जेंडर द ग्रेट का वो इमेज उसकी शबीह बनाता है, उसको पेश करता है। स्केप्टिकल नाइट वहाँ पर एक होता है जो ही मॉक्स फास्टस एंड इज ह्यूमिलेटेड व्हेन फास्टस गिव्स हिम एंटलर्स ऑन हिज हेड। कुछ लोग वहाँ उसका मजाक उड़ाते हैं जिसमें से एक नाइट है क्या किंग का, तो उसको फिर सजा के तौर पे उसका मजाक बनाने के लिए उसके सर के ऊपर वो सींग बना देता है। तो किंग के कोर्ट में भी उसने अपनी धाक बिठा ली। इससे पहले हमने देखा वो पोप के कोर्ट में पहुंचा था, तो अब वो किंग को भी इम्प्रेस करता है। सीन 2 में देखें तो फास्टस यूजेस हिज पावर्स टू सेल अ कंज्यूर्ड हॉर्स टू, ये भी एक और करतब है, हॉर्स टू अ हॉर्स कोर्सर, वार्निंग हिम नॉट टू राइड इट इनटू वाटर। एक घुड़सवार होता है घोड़ों से मोहब्बत करने वाला, तो उसको ये घोड़ा बेचता है और कहता है कि इसके ऊपर आपने सवारी करनी है, बट वी डोंट हैव टू राइड इट इनटू वाटर, पानी में नहीं लेके जाना। When the horse courser ignores the warning, the horse turns into a heap of straw. तो क्योंकि वो जादू का होता था, जब वो हॉर्स कोर्सर अपना इसकी वार्निंग को इग्नोर करता है, उसको पानी में ले जाता है, तो वो एक घास का एक ढेर बन जाता है। एंड फास्टस एक्शंस बिकम इंक्रीजिंगली पिटी। लेकिन अब ये इस तरह के एक्शंस और बहुत सारी और एक्शंस अब ऐसे होते जा रहे हैं जो बहुत मज़े का खेज़ हैं, बहुत ट्रिवियल हैं, बहुत आम से हैं। and he is actually losing his integrity in while involving himself in the use of magical powers. तो ये मैजिकल पावर्स में आके तो वो अपनी जो इंटेग्रिटी उसको लूज कर रहा है।
अगर हम एक्ट 5 में आए तो ये एक लंबा अरसा गुज़र गया। वैसे हम जैसे हमें पता है कि ही इज़ गोइंग थ्रू द पैक्ट ऑफ 24 इयर्स, तो सीन 1 में देखते हैं एक्ट 5 में, अब यहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू होगा। फास्टस एंटरटेन्स अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स बाय समनिंग द स्पिरिट ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय। हेलेन ऑफ ट्रॉय ग्रीक फिगर, उसको वो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स के सामने एक जो उसकी स्पिरिट है हेलेन ऑफ ट्रॉय की, उसको बुलाता है और फिर ओवरवेल्म्ड बाय हर ब्यूटी ही फेमसली डिक्लेयर्स, उसकी खूबसूरती से मुतासर होकर फिर वो एक बड़ा मशहूर जुमला बोलता है, वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउज़ेंड शिप्स। क्योंकि हेलेन ऑफ ट्रॉय वो औरत थी जिसकी खातिर हज़ारों शिप्स जो थे वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गए, और फिर ट्रोजन वॉर हुई जिसमें लाखों लोग मारे गए। और ये कहा यह जाता है कि शी इज़ द ओनली वुमन हु हैज़ बीन द कॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स। तो ये वो दुनिया की औरत है जिसने लाखों हज़ारों लोग जो हैं उसकी एक आप कह लें कि एक शर्मंगेज़ी की भेंट चढ़ गए। तो ये उसकी तारीफ़ करता है। हाउएवर हिज़ मोमेंट्स ऑफ ट्रायम्फ आर ओवरशैडोड बाय ग्रोइंग फ़ियर्स ऑफ डैम्नेशन। वक़्त गुज़रता जा रहा है, इस तरह के वो बहुत सारे फ़ीट्स दिखाता है, करता है, मैजिक ट्रिक्स करता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर ये रियलाइज़ेशन भी आ रही है कि वक़्त गुज़र रहा है, वक़्त ख़त्म होने को है, एंड ही इज़ गोइंग टू बी डैम्ड बाय गॉड। अब डैम्नेशन का फ़ियर भी उसके सर पे सवार है। सीन 2 में देखते हैं, एज़ द एंड ऑफ हिज़ 24 इयर्स पैक्ट अप्रोचेस, जैसे-जैसे 24 इयर्स करीब आते हैं, फास्टस बिगिन्स टू रिग्रेट हिज डिसीजन एंड कॉन्templates रिपेंटिंग। अब उसको पछतावा है, रिग्रेट्स हैं कि उसने ये सब कुछ क्यों अडॉप्ट किया। However, Lucifer and Mephistopheles dissuade him, ensuring he remains bound to his contract. वो बहरहाल इसको पूरी कोशिश करते हैं। They try their utmost to keep him bound to that contract so that he may not dissuade. वो बहरहाल अपना बाउंड है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में। सो इन हिज फाइनल आवर्स फास्टस इज ओवरकम विद टेरर एज ही रियलाइजेस द इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज बार्गेन। वो बहुत खौफजदा हो जाता है इस अपने पैक्ट के एंड पे। फास्टस का डाउनफॉल है, ख़त्म होता है यहाँ पे प्ले। थ्रू आउट द प्ले फास्टस हैज़ बीन टॉर्मेंटेड by the thought of his impending damnation, and in the last moments he desperately tries to repent. अब उसकी मौत करीब होती है। He calls out to God hoping for mercy, but it is too late. लेकिन वो गॉड को पुकारता है, तौबा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं होती, and he is doomed. The devils led by Mephistopheles appear to take him, and despite his pleas for redemption, Faustus is dragged off to hell. और उसके तमाम तर मर्सी की अपीलें जो हैं, मर्सी जो अपील्स थी वो रद्द कर दी गई और उसको हेल में फेंक दिया गया। सो हियर कम्स डॉक्टर फॉस्टस डाउनफॉल। अब उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका जो एम्बिशन था, लॉफ्टी एम्बिशन, वो अपने एंड तक पहुँचता है। फाइनली देयर इज़ द एपिलॉग दैट कंक्लूड्स द प्ले। द कोरस रिटर्न्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द फास्टस's ट्रेजिक downfall. They warn the audience against aspiring beyond human limitations, turning away from God. So एंड पे एपिलॉग में कोरस ऑडियंस को ये एक मॉरल लेसन देता है कि देयर इज़ नो नीड टू डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ गॉड। अगर वो इंसान जाता है बियॉन्ड ह्यूमन लिमिटेशंस, तो वो ही इज़ टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पर एक मॉरल लेसन भी है और यहाँ पर ये शाहकार जो प्ले है ये अपने इख्तिताम तक पहुँचता है। हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थीम्स डिस्कस करेंगे। इस प्लॉट के बारे में, डॉक्टर फॉस्टस की किसी भी इवेंट के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।